नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। हमारे साथ अरुण सेखसारिया हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। योगेश सिंघल हैं द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल, चूंकि खबर यह है कि हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ सकता है, इसको लेकर के तैयारी शुरू हो गई है उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से। और ये कहा गया कि 256 जिलों में जो हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया था, वहाँ पर काम बहुत ही ठीक तरीके से हो रहा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लिहाजा इसको अब पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने पर जल्द से जल्द विचार हो रहा है। तो आशीष जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि क्या इस वक्त आपके जो मेंबर हैं देश भर में जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, क्या पूरी तरह से तैयार हैं अब हॉलमार्किंग के नियमों को मानने के लिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। ये जो खबर आई है कि 256 डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी पूरे देश में रोल आउट करने की सरकार की इच्छा है, वो इच्छा सही है। हमने एक्सपर्ट कमेटी और एडवाइजरी कमेटी में भी उसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन इसके लिए थोड़ा ये पीछे जाके ये 256 डिस्ट्रिक्ट कैसे डिसाइड हुआ, वो अगर हम देखेंगे तो आगे की जो रोड अपना कितना डिफिकल्ट है एक बार हमें समझ में आएगा। ये 256 डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आइडेंटिफाई किया था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मिनिमम एक हॉलमार्क सेंटर अवेलेबल है, उसी डिस्ट्रिक्ट में, ये 56 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग मैंडेटरी लागू किया गया था। लेकिन आज की तारीख में पिछले 6-7 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 850 के आसपास सेंटर्स थे। अभी वो 950 या 950 के बीच में एज पर माई इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। अच्छा। लेकिन जो सेंटर्स बढ़े हुए हैं वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, वहाँ पे बढ़े हुए हैं, अंदरूनी तक बढ़े नहीं है। तो जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर्स अवेलेबल है, उसमें सब्सटैंशियल राइज नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि बीच में हमारी एक मिनिस्ट्री से मीटिंग हुई थी बीआईएस के साथ भी, तब ये हमने देखा था उनके रिपोर्ट में कि लगभग 80 to 85% जो हॉलमार्किंग हो रहा है वो टॉप 50-60 सिटीज में हो रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में जो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, वो जब तक हॉलमार्किंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में जब तक हॉलमार्किंग नहीं निकलेंगे, तब तक ये मैंडेटरी होना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। क्योंकि अगर एक भी पीस कोई भी ज्वेलर विदाउट हॉलमार्क का बेचता है, तो ये गैर कानूनी गिना जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर उसके डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर अवेलेबल नहीं है, उसको 150-200 किलोमीटर दूर तक एक पीस के लिए हॉलमार्क करने जाना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिकेबल नहीं हो सकता है। और अगर होता है किसी प्लान करके, तो हम उसका वेलकम करेंगे, हम भी चाहते हैं। क्योंकि आज की तारीख में देश के 2 पार्ट्स में 2 अलग कानून लागू हो रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में मैंडेटरी अवेलेबल है और उसके बगल के जिले में मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं है। तो ये थोड़ी जो डाइकोटॉमी है, जो अलग अलग कायदे कानून बाजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसमें इक्वालिटी आ जाएगी, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी कठिनाई आ सकती है, ये हमारा मानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी पूरे देश में इसे ठीक तरीके से लागू करने के लिए पर्याप्त हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, जिससे छोटी जगहों में दिक्कत आएगी। सिंघल साहब, आपका क्या कमेंट होगा? क्या आपको भी लगता है कि अभी पूरे देश में लागू करना एक साथ ठीक नहीं होगा, या फिर उसके लिए तैयारी नहीं है? नमस्कार मित्र जी, देखिए क्या है कि बीआईएस अभी 256 जिलों में 16 जून से मैंडेटरी हॉलमार्क किया है। अभी इनके सामने 256 जिलों को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 1.25 लाख तकरीबन हॉलमार्क के जो लाइसेंसी हैं ज्वेलर, उन्होंने लाइसेंस लिया है। उनके यहाँ से सैंपल उठाने की प्रक्रिया ये बीआईएस की चालू है, फिर उनको टेस्टिंग करनी है।
उसके बाद में 976 हॉलमार्क सेंटर अभी तक ये खोल चुके हैं पूरा जोर लगा के, तो उनकी ऑडिट करना भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम साल 2 साल तो इनको हॉलमार्क 256 जिलों के बाहर जाना शायद मुश्किल होगा। अच्छा। ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग इसका स्वागत करते हैं कि एक देश एक कानून जितनी जल्दी हो उतना ही हमारे लिए अच्छा। तो अच्छा आशीष जी, कितने हॉल मार्किंग सेंटर सर अभी चाहिए पूरे देश में इसे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उस पर काम करने के लिए या उसको बनाने के लिए कितना वक्त लग सकता है? मृत्युंजय, इसमें मेरे हिसाब से कितने हॉलमार्किंग सेंटर से ज्यादा कितना हॉलमार्किंग सेंटर्स का स्प्रेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंडिया में। हाँ, राइट। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। क्योंकि अगर 1000 के 2000 भी सेंटर हो जाए, हाँ। लेकिन वो उसी 50-100 सिटीज में सीमित रह जाएंगे। नहीं, ठीक बात है। हाँ, मेरा तो पूछने का मकसद यही है कि मतलब जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने हॉल मार्किंग सेंटर चाहिए, तो मैं स्प्रेड के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि देश के अलग अलग जिलों में, और जिलों में भी जैसे मान लीजिए कोई जिला छोटा है तो वहां पर आपका एक सेंटर से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो वहां पर आपको एक की जगह 2 या 3 लगाने पड़ सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। अभी लगभग 700 से 750 डिस्ट्रिक्ट देश में है, तो उसमें अगर हम एक एक भी गिनेंगे तो भी 750 मिनिमम लगते हैं। लेकिन आज अपने 900 तक है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट में जैसे बड़ी सिटीज है बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं। राइट, वहाँ ज्यादा है। राइट। और कभी कभी ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि किसी बड़े डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही हॉलमार्क सेंटर है, वो किसी कारणवश बंद हो जाता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट तो मैंडेटरी में आ गया, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो वहाँ के जो ज्वेलर्स है वो तो एक बहुत ही कठिन सी परिस्थिति में आ जाएंगे कि उनको तो कंपल्सरी हॉलमार्किंग करना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो 256 के बाहर जाने का जो रोड प्लान है वो उसको मद्देनजर रखते हुए करना पड़ेगा। ये ठीक बात है कि बैकअप प्लान भी होना चाहिए। अच्छा सिंघल साहब, अब HUID को लेकर सर कोई ऑब्जेक्शन या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी ग्राउंड पे? की बात कि हमें पोर्टल पे डाटा ट्रांसफर करने में बहुत समय लगता है। अगर एक दिन की सेल करें तो हम एक हफ्ते में ट्रांसफर करेंगे, तो वो सरकार ने हमारी बात मान ली है। हमें जो है ना, अब वो कोई दिक्कत नहीं है, हॉलमार्क का या HUID का माल बेचने में कोई समस्या नहीं। बस समय से मिल जाए, 5 दिन 1 हफ्ता जो है वो समय सिर्फ 1 दिन का या 2 दिन का रह जाए, बस यही हम चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब आशीष पेठे जी, एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि आप इस वक्त सरकार से क्या चाहते हैं? आप जी बिजनेस के माध्यम से क्या डिमांड अपनी आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे ताकि ठीक तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो जाए पूरे देश में? आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए? मृत्युंजय जी, हमने जब जून में इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद हमने 4 से 6 महीने तक हमने पूरा गवर्नमेंट और BIS के साथ एंगेजमेंट करके एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू और एडवाइजरी कमेटी के थ्रू हमें जो चाहिए वो हमने उनको डिटेल में हमारे रिपोर्ट लिख के दिया है, और इन प्रिंसिपल भी गवर्नमेंट ने उसको माना था। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल कमेटी की बात चली थी कि लीगल एडवाइजर्स लीगल कमेटी के साथ उसको बन के कायदे में जो चेंजेस करने हैं वो लीगल तरीके से करके पार्लियामेंट में उसे पारित करना पड़ेगा, तो ही कायदे में चेंज होगा। तो वो अगर जल्द से जल्द कमेटी हमारी 3-4 महीने से हम वेट कर रहे हैं, अगर वो हो जाए तो अच्छा होगा। और दूसरा भी तकलीफ थोड़ी ये आ रही, HUID नंबर का ऐप में BIS के HUID नंबर डालने से उसका पूरा डिटेल पता लग रहा है, कब हॉलमार्क किया था, किसने किया था। वो BIS ऐप के थ्रू कस्टमर को ये जेन्युइन हॉलमार्किंग है कि नहीं वो पता चलना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें हमारे मैन्युफैक्चर का नाम आता है, कौन से डेट में बनाया, वो सब थोड़ा प्राइवेसी इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा। अगर वो नहीं बताया और जेन्युइन मार्किंग है कि नहीं वो अगर बताए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन प्राइवेसी ऑफ ज्वेलरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वो दोनों का अगर हम बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाए। अच्छा, तो अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐप पे नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पर बना, मैन्युफैक्चरर कौन है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस बात की जानकारी हो जाए कि आपने जो ज्वेलरी खरीदी है वो प्योर है, वो हॉलमार्क है। राइट सर? कंज्यूमर का प्रोटेक्शन अटमोस्ट है, लेकिन उतना ही ज्वेलर की प्राइवेसी का भी इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरी जिज्ञासा बढ़ गई जब आपने ये बात कही, तो सर अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है, कहाँ पर बना है ये लिखा हुआ है, तो इसमें अगर प्राइवेसी नहीं भी है तो क्या दिक्कत है? मतलब इससे क्या दिक्कत आ सकती है मैन्युफैक्चरर को अगर उनका नाम डिस्क्लोज हो जाता है ऐप पे? तो रिटेलर को पूरा चेन पता चल सकता है, ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है, कब हुई है। उसमें माल बेचने में ज्वेलर्स को दिक्कत हो सकती है रिटेल में। क्या दिक्कत आएगी सर?
उसको पता चलेगा उसने कहाँ माल बनाया तो वो वहाँ पे पहुंच जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, वहाँ पहुंच जहाँ जाएगा। से बनाया फैक्ट्री में पहुंच जाएगा, तो जो रिटेलर है उसका कस्टमर टूटने का चांस है। तो ओके। कब बनाया क्या बनाया तो कस्टमर के मन में आ सकता है ये तो बहुत पुराना है, ये नया है, कब बनाया है। तो ये एम्बिग्यूटी बहुत सारी बढ़ सकती है। अच्छा। तो ये जेन्युइन है कि नहीं वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। वी सपोर्ट दैट, लेकिन ज्वेलर का भी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक बात है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आशीष जी आपसे मेरा ये कि अभी जिन 256 जिलों में हॉलमार्किंग इम्प्लीमेंट हुआ है, लागू है, वहां पर बिजनेस क्या इफेक्ट हुए हैं? क्या कामकाज पे कैसा असर है? क्या बिक्री ठीक ठाक हो रही है या कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ा है हॉलमार्किंग का? जहाँ पे मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो सुचारू रूप से बिजनेस चल रहा है। अभी तो हॉलमार्किंग के चलते कुछ प्रॉब्लम नहीं है। HOID में अभी भी गलतियाँ हो रही है और हम ज्वेलर्स BIS को मेल लिख के उसको उनको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि कहीं नंबर में गलती हो गई, कहीं कैरेट गलत हो गया या वजन गलत हो गया, तो वो भी हम बता रहे हैं। लेकिन जो पहले 8-15 दिन लग रहे थे हॉलमार्क के लिए, वो अभी 1 से 2 दिन में HOID का मार्किंग करके आ रहा है। कई जिलों में ये प्रॉब्लम है जो मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में हॉलमार्किंग होने के कारण छोटे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हॉलमार्किंग सेंटर्स है उनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा है। तो उसके चलते हुए कई सेंटर्स बंद हो रहे हैं। अच्छा। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंडेटरी में तो डिस्ट्रिक्ट आ गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉलमार्किंग सेंटर्स है वो अगर बंद हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट के ज्वेलर्स को तकलीफ होगी। वहाँ 2-4 जगहों पे ऐसा सिचुएशन आ रहा है जो हमने BIS को भी उसको बता दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका और सिंगल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि अभी हॉलमार्किंग की कितनी तैयारी बाकी है और क्या करना चाहिए इस वक्त सरकार को। बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि हम गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग की बात कर रहे हैं तो गोल्ड से जुड़ी हुई एक खबर और आई है कि सेबी चेयरमैन ने कहा है कि गोल्ड एक्सचेंज को लेकर के, वाल्ट को लेकर के जो रेगुलेशन है वो आ चुका है, नोटिफाई कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पर क्या रेगुलेशंस तो आ गए हैं, क्या किसी एक्सचेंज की ओर से इस तरह का प्रपोजल आया आपके पास कि वो शुरू करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स जो है वो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही सरकार ने किया है। उसमें वॉल्ट मैनेजर्स रेगुलेशंस हमने भेज दिए हैं छपने के लिए, तो उसमें प्रोग्रेस उस तरह से कर रहे हैं। तो अभी तो क्योंकि अभी तक तो वो सिक्योरिटी ही डिक्लेयर्ड नहीं था, वो कल ही डिक्लेयर हुआ है सिक्योरिटी, तो फ्रेमवर्क क्या है वो हमारा रेडी है। तो लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। तो काम आगे और तेजी से बढ़ेगा। और चलिए अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या चाहिए। राजीव जी, बिल्कुल संक्षेप में आप जरा ये बताएं कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज शाम के लिए आपको कैसा लग रहा है और क्या ट्रेड लेना चाहिए उसमें? राजीव जी आप म्यूट पे, अनम्यूट कर लें सर। ओके, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, सॉरी मैं म्यूट पे ही था। हाँ, आपने सही कहा। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मृत्युंजय जी हमें लगता है कि बाय के ही ट्रेड बनते हैं। गोल्ड 48,000 का एक अच्छा सा बेस बना रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ से 100 रुपए का करेक्शन भी आए तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 48,080 पर बाइंग करें। 47,950 का एक छोटा 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 48,300 पहला पड़ाव रहेगा और दूसरा पड़ाव रहेगा मृत्युंजय जी 48,450 का। तो 2 टारगेट के लिए गोल्ड में खरीदारी कर सकते हैं। सिमिलरली चांदी में मृत्युंजय जी गोल्ड के मुकाबले में ज्यादा तेजी लग रही है। अगर चांदी में थोड़ा करेक्शन आए 62,350 या 62,400 भी आए तो खरीदारी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 63,000 एंड 63,400। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें 62,000 रुपए का। ठीक है सचिन जी, आपका इंट्राडे व्यू बुलियन पर, गोल्ड पर और सिल्वर पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, हमारा व्यू भी जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही बाय साइड का है। और दो मार्केट जो है काफी टाइट रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बहुत बड़े टारगेट के लिए आज के दिन में वेट नहीं करेंगे। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर करीब 100 पॉइंट का डिप मिलता है तो करीब 48,100 के आसपास से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 47,950 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। हायर साइड जो टारगेट है वो 48,400 तक के लिए देख सकते हैं।
सिमिलरली अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखना चाहिए। अराउंड 62,300 350 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा 61,800 का रहेगा। हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है एक बार 62,800 और 63,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की, लेकिन अब हम बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन में 2021 में बहुत बड़ी तेजी आई और इस साल घरेलू बाजार में कॉटन का भाव 63%, जी हाँ 63% तक बढ़ गया। बड़ी तेजी कॉटन की कीमतों में। ग्लोबल मार्केट में भी करीब करीब 48% तक कॉटन के दाम बढ़े। सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार, ये तेजी अभी और बनी रहेगी या तेजी पूरी हो चुकी है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसारिया। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे यही सर कि क्या ये तेजी अभी और कंटिन्यू रहने वाली है क्या कॉटन की? देखिए, जहां तक तेजी का सवाल है, हमेशा की तरह से ये तेजी जो है ये बड़ी अलग तेजी है। ये तेजी इज ड्रिवन बाय फार्मर्स। पहले की तेजी होती थी एक्सपोर्ट ड्रिवन होता था या पीछे कोई कंजम्पशन ड्रिवन होता था, बट ये तेजी इस साल की जो लास्ट 2 महीने में जो तेजी आई है, इट इज प्योरली ड्रिवन बाय फार्मर्स तेजी। और फार्मर्स लोगों को पकड़ इतनी अच्छी आ गई है बाजार में कि इन लोग एक भाव का एक टारगेट रखा हुआ है कि हमारे को 9,000 से 10,000 के बीच में हमको माल बेचना है, और वही उन लोग उसके नीचे माल बेच नहीं रहे। दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट ईयर, एकदम अलग विचित्र ईयर है। और इसमें मुनाफा, फार्मर्स का मुनाफा जो है, जो प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी चाहिए 4 साल में, ये 3 साल में ही हो गई है डबल। अच्छा, 3 साल में 1 साल पहले हो गई है। कितना आगे जाके। चलिए, ये भी हिडन चीज, ये भी लोगों की जानकारी में आना चाहिए। मतलब जब आप किसी बात की आलोचना करते हैं फैक्ट के आधार पर, तो जब कोई ऐसी बात आए तारीफ वाली तो उसको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। तो आपने कहा कि कॉटन किसानों की जो आमदनी है वो 3 साल में ही दोगुनी हो गई है। 1 साल पहले, मतलब आपने कहा कि 2022 में ये कहा गया था, 2021 में ही कॉटन किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। तो क्या उम्मीद की जाए 2022 में 3 गुनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी सेकसारिया जी? ये तो कहना बड़ा मुश्किल और ये नामुमकिन है, बिकॉज अभी भी ये भाव में जितने भाव बढ़े, इसके अंदर भी कोई मिल वाले या कोई आपके कपड़े वाले या गारमेंट वाले, इनके कोई नफा नहीं है। आज मिलों को नफा था, अभी ये भाव के अंदर भी काफी प्रेशर में आ गए मिल, स्पिनिंग मिल वाले भी, और गारमेंट वाले और रेडी अपना जो ये होम टेक्सटाइल्स वाले हैं, इन लोगों को तो काफी तकलीफ है। इनको ये पोसा नहीं रहा है, ये भाव बिल्कुल नहीं पोसा खा रहा है। एंड कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू पे दिस प्राइस ऑफ इतना जो 70-80% दाम बढ़ गए, उसका कोई कंज्यूमर बिल्कुल भी पेमेंट करने की या ऊंचे भाव में माल खरीदने की इच्छा नहीं रखता, एक्सपोर्ट में भी और डोमेस्टिक में भी। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी है कॉटन के ऊपर। राजीव जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है, और क्या ट्रेड अभी एमसीएक्स पर कॉटन में लेना चाहिए? 430 रुपए ऊपर आज कॉटन है एमसीएक्स पर। मृत्युंजय जी, देखिए कॉटन ने जो गिरावट आई थी 34,000 से, उससे बाजार 30,000 के आसपास थमा और वापस पिछले हाई के आसपास आ गया है। तो अभी थोड़ा 1-2 दिन तो मृत्युंजय जी मेरा मानना है कि वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी चाहिए, क्योंकि पिछले उच्चतम स्तर के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा है। क्या बाजार यहाँ पर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, काफी कुछ उस पर निर्भर करेगा। बट अगर ये एक चीज तो डेफिनेटली दिखती है कि कोई करेक्शन अगर देखने को मिलता है कॉटन में अराउंड 33,000 के आसपास, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मृत्युंजय जी बाय का ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 32,600 का, और वापस लक्ष्य जो रखना चाहिए वो 33,800 और 34,000 का रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी है कॉटन के ऊपर। बहुत शुक्रिया अरुण सेकसारिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू देने के लिए कि कॉटन का मार्केट आगे कैसा रहेगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। सिल्वर 2022 में 85,000 टच करेगी क्या? 2022 में चांदी क्या 85,000 तक जाएगी क्या? बताइए सचिन जी, क्या लगता है आपको? सर 85,000 कहना अभी थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के इवेंट्स हैं 2022 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि एक बार 75,000 से 76,000 तक की रेंज जो है
वो उन लेवल्स तक एक बार चांदी को जरूर टेस्ट करना चाहिए। तो 85,000 तो नहीं, बट हाँ 75 से 76,000 रुपए तक के मोमेंटम जो है वो 2022 में हमें लगते हैं कि एक बार टेस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये राय आपकी है चांदी के ऊपर कि चांदी में आगे क्या कर सकते हैं। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। पूछिए नीरज जी। सर हमारा क्रूड से सवाल है, हमने 5460 रुपए में सेल किया है सर, क्या करना चाहिए अब? 5460 में आपने सेल किया है, बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए? दाम तो बहुत बढ़ गए हैं। मृत्युंजय 5500, जी बिल्कुल दाम काफी बढ़ गए हैं। देखिए मृत्युंजय 5550 एक इम्पोर्टेंट लेवल था जहां से बाजार बार बार नीचे की तरफ आ रहा था। उस सेलिंग को जैसे ही बाजार ने कल एग्जॉस्ट किया और एक नए ऊपर की तरफ की ट्रेंड की तरफ चल पड़ा है बाजार, मुझे लगता है बाजार 5830 के आसपास थोड़ा थम जाना चाहिए। ये दो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, या तो 5800 के आसपास इसको एवरेज आउट करें, अपना स्टॉप लॉस रखें 5900 का, और नीचे वापस 5600 के आसपास कवर करें। अदरवाइज अगर पहले मार्केट करेक्ट करता है तब 5600 के आसपास कवर करें, क्योंकि 5550 5600 अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। शायद इनको मुनाफा ट्रेड में ना देखने को मिले, सिर्फ लॉस ही ये कम कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी है कच्चे तेल के ऊपर। अगला सवाल है रितेश का। पूछिए रितेश। सर कोरिएंडर तो पूछना था, कोरिएंडर क्या लग रहा है महीने भर में? कोरिएंडर क्या लग रहा है महीने भर में? ओके, 52 रुपए ऊपर बंद हुआ है 8600 के भाव पर। बताइए सचिन जी, एक महीने में कोरिएंडर का टारगेट? कोरिएंडर के में सर हमें लगता है कि टेक्निकली थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड रहेगा। डाउन साइड में काफी अच्छा बॉटम यहाँ पर बन चुका है अराउंड 8200 के आसपास में। 8200 रुपए का जो लेवल है वो डाउन साइड में यहाँ पर दिख रहा है। वहीं हायर साइड जो है कहीं ना कहीं कैप्ड रहेगी अराउंड 8800 और 8900 के आसपास में। तो अगर बाइंग की रणनीति अपनानी है तो हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रख सकते हैं। 8350 के आसपास से बाय ले सकते हैं, और हायर साइड में जो है 8700 तक के लिए वहां पर एक बार वेट किया जा सकता है। डाउन साइड में 8200 के बिलो का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा, बिकॉज 8200 के सपोर्ट्स अगर इसमें ब्रेक होते हैं तो वापस से हमें लगता है एक बार 7800 7900 तक के टारगेट जो है वो डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रोहित हैं आप हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। रोहित सुन रहे हैं आप? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मेटल में राजीव जी क्या टॉपिक है आज शाम के लिए आपकी? मृत्युंजय जी, मुझे जिंक अच्छा लग रहा है। जिंक ने एक महत्वपूर्ण स्तर पहले तो 282 के स्तर के ऊपर सस्टेन किया, अब बाजार लगातार 288 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है बाजार जो है 252.50 पहला टारगेट, 294 दूसरा टारगेट, इस टारगेट की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो 290 रुपए का दाम अगर जिंक में देखने को मिलता है तो 287.50 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट 292.50 और दूसरा 294.50 के लिए खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, अमित हैं कोटा से। पूछिए अमित। अमित जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा एक सिल्वर पे सवाल था। हाँ, मैंने 62,000 में प्लस किया हुआ है। 62,000 में आपने प्लस किया है चांदी, और अभी भाव है 62,800 के करीब। बताइए सचिन जी, क्या किया जाए? ये बिल्कुल पोजीशन को होल्ड रखिए। 61,700 के बिलो का एक स्टॉप लॉस अपने ट्रेड में रखिए, और हायर साइड में हमें लग रहा है कि एक बार 63,500 के लेवल्स वहां पर देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्दर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो 63,500 के ऊपर के लेवल्स जैसे ही ब्रेक होते हैं वहां पर हायर साइड में जो है 64,500 65,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, राम नारायण हैं बीकानेर से। पूछिए ना राम नारायण जी। वायर के बारे में जानना चाहता हूँ सर। आवाज कट रही है आपकी। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर सवाल पूछें प्लीज। अच्छा चलिए, ग्वार पर आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी, ग्वार में आज हालांकि तेजी रही, लेकिन फाइनली मार्केट जब क्लोज हुआ तो ऊपर से बहुत नीचे आ गया और महज 9 रुपए की बढ़त के साथ ग्वार का वायदा बंद हुआ है। क्या लगता है आपको आउटलुक? मृत्युंजय जी, एक 6200 के स्तर के आसपास एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है जहां की सप्लाई जोन बन रहा है। मुझे लगता है ग्वार सीड एक छोटे से सीमित दायरे में ट्रेड होना चाहिए 1-2 दिन के लिए, और वो सीमित दायरा ऐसा दिखता है कि ऊपर में 6225 और नीचे में 5980। तो थोड़ा और नीचे देखने को मिले अगर अराउंड 6050
के आसपास दाम कल फिसल के आए तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 59.70 और ऊपर में टारगेट रखा जा सकता है 61.80 और 62.20। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।